जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय पर पीसीएस का पेपर लगा हुआ है। पीसीएस के बाद में आरओ लगेगा, बीईओ लगेगा और उत्तर प्रदेश से संबंधित ढेर सारे आपके पास एग्जाम लगे हुए हैं कंटिन्यू। और इन सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन टॉपिक है और वो है जनगणना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जनगणना से, और जनगणना के क्वेश्चन आने ही आने हैं, चाहे पीसीएस में हो, चाहे आरओ में हो, चाहे बीईओ में। आज हम लोग जनगणना पे चर्चा करेंगे। वीडियो छोटा ही रहेगा क्योंकि लाइव क्लास हमारी चली है। डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप वहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और लगभग वो क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और इजीली आप यहाँ पे याद कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करें जनगणना और देखें कि जनगणना का इतिहास क्या है। सबसे पहले इतिहास की बात आती है, तो जनगणना के इतिहास की बात करते हैं तो सबसे पहले एक देश आपको पड़ता है, ये यहाँ पर ये पड़ता है, इसको कहते हैं स्वीडन। अगर हम जनगणना की बात करते हैं तो सर्वप्रथम पूरे विश्व में जनगणना कराने का काम इस स्वीडन ने किया था 1749। ठीक है ना, 1749 ईस्वी में सबसे पहली जनगणना जो है स्वीडन की हुई थी। उसके बाद में यहीं पर ये पड़ता है ब्रिटेन। 1801 में दूसरे नंबर पर जनगणना यहाँ हुई थी और ये जनगणना 5 साल के लिए कराई जाती थी। ठीक है ना। और ध्यान रखना तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। यहाँ पर 1849 में तीसरी जनगणना यहाँ पर हुई थी, तीसरी बार। तो पहली जनगणना की शुरुआत स्वीडन ने किया था सर्वप्रथम। उसके बाद में क्या, उसके बाद 1801 में इंग्लैंड ने किया तीसरी जनगणना, चौथी जनगणना 1849 में अमेरिका ने किया। लेकिन ध्यान रखना, आपको भारत को उपनिवेश बनाया था ब्रिटेन ने, और ब्रिटेन के ढेर सारे लोग यहाँ गए थे और यहाँ पर पहली बार जो जनगणना की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है ना। और ये जनगणना क्योंकि 72 में हुई थी, तो आपको पता है इस समय जनगणना 1 वर्ष में होती, मतलब 10 वर्ष बाद होती है, और 1881 के बाद जो 10 की जनगणना शुरू हुई है, इसके बीच में वो 9 साल का अंतर था, लेकिन वैसे अमूमन 10 साल का अंतर होता है। तो पहली जनगणना, प्रथम जनगणना तो मेयो के काल में हुई थी, लेकिन 1881 से रेगुलर 10 की जनगणना शुरू हो गई है। 10 की जनगणना शुरू हुई और इस समय जो लॉर्ड जो है वो था, वायसराय था, वो था लॉर्ड रिपन। ठीक है ना। तो आपको नाम भी याद रखना है। लॉर्ड रिपन के समय 10 की जनगणना हुई 1881 में भारत में, और प्रथम जनगणना 1872 और मेयो के कार्यकाल में हुई पहली बार। ठीक है। अब 1881 से रेगुलर जनगणना चल रही है और आपको पढ़ना है 2011 की जनगणना, और 2011 की जनगणना किस नंबर पर थी, 15वीं नंबर पर थी। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना कौन सी थी, आप बताइए 15वीं थी। दूसरी बात यह है कि आजादी के बाद की ये जनगणना 7वीं थी। ठीक है ना। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आजादी के बाद ये 2011 में कराई गई जनगणना कौन सी थी, तो आप बताइए 7वीं है। 7वीं याद हो जाएगा तो 2021 में जो जनगणना होने वाली है उसके बारे में भी आपको पता जाएगा कि वो 8वीं हो जाएगी, और यहाँ पर टोटल जो जनगणना हुई है वो 16वीं हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि क्योंकि पेपर आपका लगा हुआ है 14 मई को, और जनगणना के डाटा पिछली बार जारी हुए थे 30 अप्रैल को। ठीक है। तो अब 30 अप्रैल को अगर डाटा जारी होता है तो 14 दिन के अंदर आपके पेपर में समाहित नहीं हो सकता है, इसलिए 2021 की जनगणना से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर जनगणना से क्वेश्चन बनेगा तो जनगणना 2011 से ही बनेगा, और इसी को आपको तैयार करना है। मतलब 2011 की जनगणना पूरे वैश्विक स्तर पे तैयार करनी है, पूरे भारत की तैयार करनी है, और भारत के साथ में आपको उत्तर प्रदेश की भी तैयार करनी है। ठीक है ना। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ध्यान रखना, हमें उत्तर प्रदेश की जनगणना आज पढ़नी है। आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनगणना है, लेकिन कुछ पॉइंट है, कुछ टॉपिक है, हम तुलना करके भारत से देखेंगे, बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो सारी चीजें दूर हो जाएगी। सबसे पहली बात, हमने भारत की जनगणना बताई 1872 में शुरुआत हुई थी, और 1881 में रेगुलर 10 की जनगणना शुरू हुई है रिपन के काल में, और इससे लगातार जनगणनाएं होती रही हैं। उसके बाद में 1921 का काल भी आपको याद रखना है। इस समय पर माइनस में जो है जनसंख्या वृद्धि हुई है, मतलब इसे हम विभाजक वर्ष कहते हैं, विभाजक वर्ष कहते हैं, क्योंकि इस समय पर ये जो वृद्धि हुई है ये माइनस में चली गई थी। और उसके बाद में अगर पूरे इतिहास को देखा जाए 2021 तक, 2011 तक, 2011 मतलब 81 से 11 तक के बीच में एक वर्ष ऐसा था 1961 से 1971। इस जगह पर जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई है, मतलब पूरे इतिहास की, मतलब जनगणना के इतिहास में जो एक वर्ष माना जाता है 2071 की जनगणना, ये जो है सबसे ज्यादा इसमें वृद्धि हुई थी और 24.8%
का आंकड़ा पार कर ली थी। ठीक है, इतनी वृद्धि हुई थी। अब ध्यान रखिएगा, वर्तमान की जो जनगणना है, जनसंख्या वृद्धि है, वो पूरे भारत की 17.7% है, और एक ये 71 में इतनी बढ़ गई थी, जबकि 71 में बूढ़ा भी हुआ था, बूढ़ा भी चढ़ा था सन 71 का बहुत ज्यादा, और उसी समय युद्ध भी हुए थे पाकिस्तान और भारत से, शायद याद होगा। लेकिन उस समय उसके बावजूद भी ये जो है जनसंख्या बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पर कम कैसे हुई थी? क्योंकि यहाँ पर महामारी आई थी, बाढ़ सूखा यहाँ भी आया था, तो इस कारण से यहाँ पर जो है वृद्धि मतलब माइनस में हुई है, मतलब घटी है जनसंख्या, और यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, ये मतलब 24.8% के हिसाब से बढ़ी है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि जो जनसंख्या वृद्धि भारत की है, तो भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई है? 17.7%। और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की वृद्धि कितनी हुई है? तो यही उत्तर प्रदेश की वृद्धि दर आ जाती है कितनी? 20.22%। मतलब ये वृद्धि है, ये वृद्धि है। अगर हम आपको देखते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व का कितने परसेंट है, तो आप बताएंगे साहब पूरे विश्व का 17.5% है। कितनी है? पूरे विश्व का 17.5% है। और अगर हम उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या में प्रथम स्थान है, और जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है प्रथम स्थान होने के बावजूद ये कितनी हो सकती है? तो ये पूरे देश का 16.5% है। ये आंकड़ा आपका बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है कि मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में। उत्तर प्रदेश की 16.5 है, और भारत में जो जनसंख्या 17.5 है पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में है। जनसंख्या के अनुसार इसका दूसरा नंबर आता है पूरे विश्व में, और जनसंख्या के अनुसार ये उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पर है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है ना। उसके बाद हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व में 2.4% है। ठीक है ना, 2.4% है, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? वो 7.7% है। ठीक है ना, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो इसको भी ध्यान रखना। यहाँ पर कहीं 7.33% भी आता है, तो ध्यान रखना आंकड़ा एक ही आपके सामने प्रयुक्त होगा, तो जो सही हो, जो मिल जाए उसको कर लेना। ठीक है, तो एक ध्यान रखना है 2.4% क्षेत्रफल ये धारित करता है पूरे विश्व में, और ये 7.33% या 7.7% धारित करता है पूरे भारत में। मतलब ये है उत्तर प्रदेश, और ये पूरे भारत का ये कितना परसेंट है? ये 7.33% है। ठीक है, और अगर हम इसके जो है उसकी बात करते हैं, क्या नाम है, शिक्षा की, साक्षरता की बात करते हैं, तो साक्षरता दर पूरे भारत की अगर बात करते हैं, पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या है? 67.8% है। मतलब यहाँ की जो साक्षरता है 67.8% साक्षरता है। तो जाहिर बात है भारत में इससे ज्यादा होगी। भारत भाई ये जो है पिछड़ा इलाका, पिछड़ा है, और इसके अलावा भी केरल की जनसंख्या, केरल की जो है लोग हैं, तमिलनाडु के लोग हैं, कर्नाटक के लोग हैं, वो ज्यादा साक्षरता में आगे हैं। तो भारत की ऑल ओवर भारत की इससे ज्यादा है, और तो भारत की जो जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो 73%। मतलब 100 में 73 लोग भारत के पढ़े लिखे हैं, और उत्तर प्रदेश के 100 में 67 लोग पढ़े लिखे हैं। अब इसके बाद अनपढ़ आपको पता चल जाएगा, अच्छा ज्ञान उनको नहीं है। उसके बाद बात आती है जनसंख्या घनत्व की। अब ध्यान रखना, यहाँ पर घनत्व ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा। यहाँ पर जो घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ पर ज्यादा है। यहाँ पर कितना है? 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो ये जन घनत्व है। ठीक है ना, घनत्व डेंसिटी आप कहते हैं। तो ये डेंसिटी हो गई 829 उत्तर प्रदेश में है, और 382 कहां पर है? भारत में है। उसके बाद बात आती है लिंगानुपात की। लिंगानुपात मतलब होता है 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है। और ध्यान रखना, ये किसी भी देश की प्रगति का सूचक होता है। अगर महिलाओं की बराबर की हिस्सेदारी है, महिलाओं की संख्या अधिक है, तो वहां पर माना जाता है कि देश खुशहाल होगा, और जहां पर कम होती है वहां पर कई चीजें जो है विषमताएं आ जाती हैं, विसंगतियां आ जाती हैं। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों में, उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 912, और भारत में कितनी है? 912 है। ठीक है ना, और भारत में यही संख्या बढ़ करके 943 है। ठीक है ना, कितना? 1000 पुरुषों में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको हम ऐसे लिख देते हैं 912/1
1000, ठीक है ना। 1000 में 912 उत्तर प्रदेश की है और 1000 में 943 भारत की है, ठीक है। तुलनात्मक करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसी में शिशु लिंगानुपात पूछा जाता है, ठीक है ना, शिशु लिंगानुपात यहां पर ये है 902 है। 902 कितने में है? 1000 में। और ये 6 वर्ष से कम बच्चों का जो है डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। तो यहां पर इतनी है, लेकिन यहां पर आंकड़ा चेंज हो जाता है। यहां 943 से घट के 919 हो जाता है। 929 शिशु लिंगानुपात है 1000 में। तो ये आपको दोनों डाटा याद रखना है, इसके पहले वाले याद रखना है, यहां से हो सकता है क्वेश्चन एक मिल जाए। ग्रामीण जनसंख्या की बात आती है तो अगर हम पहले पूछते हैं कि उत्तर भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है, तो आप बता देंगे शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.8%, ठीक है ना। ये शहरी जनसंख्या है कहां की? भारत की, ठीक है। भारत में शहरी लोग, नगरीय लोग कितने परसेंट रहते हैं? 31.8% रहते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर भारत की उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में जाहिर सी बात है इतने तो नहीं होंगे, इतने से कम ही होंगे। तो भारत में ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या का जो अनुपात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आपकी बार पुनः आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो आपको बताना है 777, ठीक ना। ये क्या है? ये ग्रामीण जनसंख्या, और बाकी बची वो है आपकी शहरी जनसंख्या। तो शहरी जनसंख्या का लगभग 22.3% ये आता है। अब भारत की जनसंख्या जहां पर 31.8% है, वहीं पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22.3% है। तो आपको यहां पर भी तुलनात्मक कंपैरिजन में आपको याद रखना है कि कहां की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या ज्यादा है, कहां पर कम है, ठीक है। और भारत की ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं तो यहां से भी आंकड़ा आता है कि ये 68% हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर इसकी ग्रामीण जनसंख्या आपसे पूछा जाए तो गाँव में लगभग 68% लोग रहते हैं। इसीलिए ध्यान रखना ये 68% जनसंख्या पूरे भारत की है। जब भी चुनाव आता है बहुत जल्दी याद आ जाती है ग्रामीण जनसंख्या। गांव के लोग थोड़ा सा कम पढ़े लिखे होते हैं, तो कम तार्किक होते हैं, जातिवादी होते हैं, या ढेर सारी जो है कुरीतियां या विसंगतियां होती हैं, तो इनको बरगलाना बहुत आसान होता है। नेता क्या करते हैं? यही पकड़ते हैं, कहते हैं कि यार 31% बहुत समझदार है, इनको चाहे जितना समझा लो अपने मन का ही करेंगे और जो सही होगा वही करेंगे, हमारी बातों को नहीं मानेंगे। लेकिन इनको कुछ भी दे करके चुनाव में आराम से बरगलाया जा सकता है, और ऐसा होता भी है। चुनाव के समय पर इनकी बहुत याद आती है। चलिए, ये तो कंपैरिजन में एक डाटा हो गया। उसके बाद में हम आपको कुछ और उत्तर प्रदेश के बारे में बताने वाले हैं कि देखिए, अब यहाँ पर अगर हम आपसे पूछते हैं सबसे बड़ा जिला कौन सा है, नंबर 1 पर ये है, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है, नंबर 4 पर ये है। तो क्षेत्रफल के अनुसार जहां पर राजस्थान पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, ये आपको मैंने इस मैप में ही ऐसे खाली भर के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार कर रहे हैं, उसके पहले हमने बहुत विधिवत एक एक जिले बहुत अच्छे से याद करा दिया है। अगर नहीं याद है या आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आप पिछले वाले वीडियो और देख लीजिएगा, यूपी कभी आपसे गलत नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या लखीमपुर खीरी की, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है, दूसरे नंबर पर सोनभद्र का है, तीसरे नंबर पर हरदोई का है और चौथे नंबर पर सीतापुर का है। तो अगर इस तरह से आप याद करेंगे तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आसानी से याद हो जाएगा। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, उसके बाद में हरदोई और चौथे नंबर पर आता है सीतापुर। ये क्या है? ये जनसंख्या क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़े हैं। क्षेत्रफल भारत में क्या है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या के अनुसार क्या है? जनसंख्या के अनुसार ये पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जनसंख्या के अनुसार महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर जनसंख्या के अनुसार बिहार है और चौथे नंबर पर क्या है? पश्चिम बंगाल। तो इसको UMBP ऐसे करके याद कर सकते हैं, ये जनसंख्या है। वही स्थिति यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ की जनसंख्या को भी आपको अलग से देख लेना है, याद कर लेना है। क्षेत्रफल तो आपको याद हो गया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का जिला है प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज है, ये पहले नंबर पर है। और उसके बाद में है, यहाँ पर आता है मुरादाबाद, ठीक है ना, ये दूसरे नंबर पर है मुरादाबाद, ठीक है। और तीसरे नंबर पर है गाजियाबाद। गाजियाबाद ये आता है दिल्ली के एकदम बगल में है। तो ये तीसरे नंबर पर क्या है? जनसंख्या में, जनसंख्या का आंकड़ा हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जनसंख्या में पहले नंबर पर प्रयागराज, दूसरे नंबर पर मुरादाबाद, तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आता है जो है आजमगढ़, ये है चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर जनसंख्या उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक किसके पास में है? वो है आजमगढ़ की। तो इस तरह के अगर वीडियो आपको और देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी कंटिन्यू रहिए, देखते रहिए। और सारा कुछ उत्तर प्रदेश बहुत विधिवत ऐसे ब्लैंक मैप में सारा कुछ याद कराने की गारंटी हमारी है। तो अगले वीडियो का इंतजार करिए मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।